हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे क्लास 7 की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 2। तो इसके अराउंड हम जो है 5 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 6, तो जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट द टाउन्स एंड देन ट्रेडर्स, राइट, एंड देन क्राफ्ट पर्सन्स, राइट। तो इनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड। तो मिडीवल जो हिस्ट्री है, राइट, उसमें यहाँ पे जो है न्यू टाउन्स, ट्रेडर्स, राइट, उनकी क्या सिचुएशन रहती है या फिर क्या क्या चेंजेस जो है उसके बीच में आते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। तो इसका पार्ट 1 हम जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर नंबर 6, राइट। तो इसका जो पार्ट 2 है वो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टाउन्स थे जैसे कि सूरत हो गया, देन मसूलीपट्टनम हो गया, राइट, इनके बारे में जो है आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इनका क्लोजर लुक जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड, राइट। सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक एंड इस पे जो है आपको डेली पीडीएफ जो लेक्चर्स होते हैं उसकी मिलेगी एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के डेली न्यूज़ आर्टिकल्स टू रीड जो हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी एंड इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डायरेक्टली वहां पे जाके आप जो है इसे फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर, दैट इज द टाउन्स, ट्रेडर्स एंड द क्राफ्ट पर्सन। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे अबाउट द ट्रेडर्स। तो बिग ट्रेडर्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स, दोनों ही तरह के ट्रेडर्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो उसके साथ साथ अब जो है क्या होता है यहाँ पे कि जो टाउन्स थे, मीन एंशिएंट टाइम में जो है कई ऐसे टाउन्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, राइट। बट मिडीवल पीरियड में जो है वो टाउन्स जो थे वो उनकी जो एक तरह से जो महत्ता होती है, महत्वता जो होती है, राइट, वो यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाती है, राइट। वो जो है अब कम फेमस होते हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे कम हो जाती है। क्या रीजंस रहते हैं वो देखेंगे, दैट इज द चेंजिंग फॉर्चून्स ऑफ द टाउन्स। तो जैसे कि अहमदाबाद हो गया गुजरात में, राइट, तो इट वेंट ऑन टू बिकम अ मेजर कमर्शियल सिटीज, राइट। तो ये जो है यहाँ पे मेजर कमर्शियल सिटी बन जाती हैं। बट दूसरी तरफ कुछ ऐसे टाउन्स थे जैसे कि थांजावुर हो गया, तो वो साइज में जो है वो काफ़ी श्रैंक हो जाते हैं, इम्पॉर्टेंस में भी जो है वो काफ़ी श्रैंक हो जाते हैं ओवर दी सेंचुरीज। एंड देन उसके बाद में मुर्शिदाबाद की बात करें वेस्ट बंगाल में, डेट लाई ऑन द बैंक्स ऑफ भागीरथी, तो ये जो है एक तरह से सिल्क के लिए एक प्रोमिनेंट सेंटर बन जाता है एंड बंगाल की भी जो है ये मेन कैपिटल बन जाता है 1704 में। एंड 1704 में जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था। बट क्या होता है कि धीरे धीरे जो है इसकी भी जो इम्पोर्टेंस होती है वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में अब जो है इंग्लैंड की तरफ से भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो चीप मिल मेड क्लॉथ होता है, जो कि मिल के साथ बना होता है, मिल में बना होता है वो कपड़ा, तो वो काफ़ी सस्ता पड़ता है, राइट। बट वीवर्स के द्वारा जो हाथ के साथ बुना जाता था कपड़ा वो महंगा पड़ता था। तो इन वीवर्स को जो है कंपटीशन यहाँ पे देखना पड़ता है, राइट। तो अब क्या होता है जिसकी वजह से जो मुर्शिदाबाद है उसकी भी इम्पोर्टेंस जो है वो कम हो जाती है, जो कि एक समय में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटी हुआ करती थी फॉर द सिल्क, राइट। क्लॉथ की वजह से ये काफ़ी फेमस सिटी हुआ करती थी। सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अबाउट द क्लोजर लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत के बारे में पढ़ेंगे। सो दीज आर दी लोकेशंस, दिस इज द सूरत गुजरात में, हम्पी हो गया आपका, देन मसूलीपट्टनम हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज थी, इनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो हम्पी है वो अपने आर्किटेक्चर की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, राइट। यहाँ पे कई सारी ऐसी बिल्डिंग, कई ऐसे जो है टेम्पल्स यहाँ पे बने थे जिसकी वजह से जो है वो फेमस है। तो हम्पी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन, राइट, वहाँ पे लोकेटेड है। एंड ये विजयनगर एम्पायर 1336 में जो थी, राइट, ये उसका मेन सेंटर हुआ करता था। तो अगर हम आज की भी बात करें, राइट, प्रेजेंट डे में जो है हम्पी में इनके आर्किटेक्चर के हमें रूइंस आज भी देखने को मिलते हैं, उनके अवशेष हमें आज भी देखने को मिलते हैं। तो वो ये रिवील करते हैं कि ये जो सिटी थी वो एक वेल फोर्टिफाइड सिटी थी, मीन सिटी को जो है अच्छे से फोर्टिफाई किया हुआ था, किलाबंदी जो है इसकी अच्छे से की हुई थी। एंड जो भी यहाँ पे वॉल्स की कंस्ट्रक्शन की हुई है उसमें कोई भी मोटार भी जो एक सीमेंट ही होता है, एंड या फिर कोई और टाइप का जो सीमेंटिंग
एजेंट है वो यूज नहीं किया गया है। तो ये जो वॉल्स है वो किस तरह से बनाई गई हैं, एक टेक्निक जो होती है, इंटरलॉकिंग टेक्निक जो होती है ब्रिक्स की, राइट, उसके साथ जो है इन वॉल्स को बनाया गया है। ओके, इंटरलॉकिंग टेक्निक्स जो होती है, एक दूसरे के बीच में जो है ऐसे जो ब्रिक्स होती हैं उन्हें फंसा के यहाँ पे रखा जाता है, तो उसे इंटरलॉकिंग टेक्निक बोला जाता है। उसके थ्रू जो है इनकी वॉल्स को बनाया गया है। सो नेक्स्ट जो है क्राफ्ट की बात करें हम्पी में, तो आर्किटेक्चर सॉरी यहाँ पे जो था वो तो डिस्टिंक्टिव था ही यहाँ पे। सो बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स जो है, जो यहाँ पे बिल्डिंग्स थी इनके रॉयल कॉम्प्लेक्स में, वो इतने अच्छे से बनाई हुई थी कि उनके जो आर्क्स हैं, मीन जो आर्क क्या होता है, हल्का सा जो है ऐसे आर्क होता है, एंड डोम जो होता है वो एक तरह से पूरी तरह से हाफ स्फेरिकल ही जो है वो आर्किटेक्चर लगता है। तो आर्क्स यहाँ पे बनाए हुए थे इनके आर्किटेक्चर में, देन डोम्स बनाए हुए थे, एंड पिल्लर्ड होल्स थे यहाँ पे, मीन होल्स में जो है पिल्लर बनाए हुए थे। तो विद निशेस फॉर दी होल्डिंग स्कल्पचर्स, मीन जो है यहाँ पे स्कल्पचर्स भी जो है वो बनाए हुए थे, राइट। तो ये सारे जो है फीचर्स रहते हैं आर्किटेक्चर में, जो हम्पी में आर्किटेक्चर था जितनी भी बिल्डिंग्स का। एंड यहाँ पे आपको जो है वेल प्लान्ड ऑर्किड्स जो गार्डन्स हैं या फिर जो प्लेजर गार्डन्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड देन उसके वहाँ पे जो वॉल्स थी उसके ऊपर जो है ब्यूटीफुल मोटिव्स जो होते हैं वो बनाए हुए थे, जैसे कि लोटस के हो गए एंड कॉर्बल्स के हो गए, तो ये चीजें वहां पे बनाई हुई थी। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, दीज आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। तो डायरेक्टली जो है इन्हीं लाइंस को ही जो है यूपीएससी वो उठा लेता है प्रीलिम्स में, तो जो है ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। सो अगर हम बात करें 15th एंड 16th सेंचुरी में, जब हम्पी जो है वो अपने हे डे पे था, मीन अपने जो है वो इम्पोर्टेंस थी उसकी उस समय में, तो हम्पी जो है वो एक कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज की वजह से जो है वो काफी ज्यादा बिजी रहता था। तो यहाँ पे कई टाइप के आपको जो है मर्चेंट्स देखने को मिलते थे, तो उनमें से मुस्लिम मर्चेंट्स थे, उनकी एक कास्ट है मूर्स, राइट, एंड देन उसके बाद में जो है छेतीस। तो ये कुछ मर्चेंट्स थे जो यहाँ पे हम्पी में व्यापार किया करते थे। एंड देन उसके बाद में कुछ यूरोपियन ट्रेडर्स के एजेंट भी यहाँ पे आया करते थे, पोर्तुगीज जैसे हो गए, उनके एजेंट्स यहाँ पे आया करते थे हम्पी की मार्केट्स में। आप इन लोगों को जो है इजीली वहां पे देख सकते हो 15th एंड 16th सेंचुरी में, राइट। सो यहाँ पे जो टेम्पल्स थे वो जो है कल्चरल एक्टिविटीज का मेन हब हुआ करते थे, वहां पे कई सारी कल्चरल एक्टिविटीज हुआ करती थी। एंड जो देवदासीज होती हैं, राइट, जो कि टेम्पल डांसर्स हुआ करती थी, वो जो है भगवान के सामने परफॉर्म किया करती थी, या फिर जो रॉयल्टी एंड मासेस जो होती हैं उनके सामने वो परफॉर्म किया करती थी। एंड ये कहाँ पे परफॉर्म करती थी, एक कई सारे जो है इन्होंने पिल्लर्ड होल जो होते हैं वो बनाए हुए थे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, हम्पी में ही एक विरूपक्ष टेम्पल है जो कि भगवान शिव की एक फॉर्म है, तो वहां पे जो है पिल्लर्ड होल्स बनाए हुए हैं, तो वहां पे जो है ये टेम्पल डांसर्स परफॉर्म किया करती थी। देन यहाँ पे जो है महानवमी फेस्टिवल भी जो है एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता था, जिसे साउथ में अभी जो है नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल था जो कि हम्पी में सेलिब्रेट किया जाता था। तो अभी अगर बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट को जो है यहाँ पे एक महानवमी प्लेटफॉर्म भी जो है मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को। तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो राजा थे वो गेस्ट से जो है एक तरह से कई सारे गिफ्ट जो होते हैं वो रिसीव किया करते थे, या फिर जो चीफ होते वो भी राजा को गिफ्ट दिया करते थे, वो यहाँ पे उनसे एक्सेप्ट किया करते थे। एंड इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के वो जो है डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंसेस जो होती उन्हें वो देखा करते थे। एंड इवन यहाँ पे जो दंगल होते हैं, जो रेसलिंग बाउट्स होती हैं वो भी हुआ करते थे, तो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के जो है वो उन्हें देखा करते थे। बट जो है अब हम्पी जो है वो नष्ट किस तरह से होती है सिटी, क्योंकि जब यहाँ पे विजयनगर एम्पायर 1565 में जो है वो एक तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि विजयनगर के रूलर्स को हरा दिया गया था। कई सारे जो डेक्कनी सुल्तान्स थे, जैसे कि गोलकोंडा के रूलर्स हो गए, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बिदार के जो रूलर्स थे, उन्होंने विजयनगर एम्पायर को जो है हरा दिया था। तो जिसकी वजह से हम्पी जो है वो भी नष्ट हो जाता है, एंड इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी खत्म हो जाती है, राइट। सो नेक्स्ट जो है अब सूरत की बात करें, राइट, सूरत की बात करें। सो द गेटवे टू द वेस्ट जो है, इसे जो है सूरत को यहाँ पे बोला जाता है, इट इज अ गेटवे टू द वेस्ट, मीन जो वेस्टर्न पार्ट है हमारी कंट्री का, ये जो है सूरत जो है वो मेन गेटवे है हमारी कंट्री में एंटर करने के लिए।
सूरत जो है गुजरात में, ये जो है वेस्टर्न ट्रेड का एक इम्पोरियन हुआ करता था। मीन जो है सूरत में ही जो है मोस्टली ट्रेड यहाँ पे हुआ करता था, जो कि वेस्टर्न पार्ट हमारी कंट्री का है, वहाँ पे मेन एरिया यही हुआ करता था वेस्टर्न ट्रेड का मुगल पीरियड में। एंड सूरत में यहाँ पे जो है कैम्बे जो कि जो है जिसे प्रेजेंट एक गल्फ ऑफ खंबात बोला जाता है, तो वहाँ पे मोस्टली जो शिप्स थी वो आया करती थी, वहाँ पे व्यापार हुआ करता था। एंड समवट लेटर जो है अहमदाबाद में भी जो है एक तरह से कई सारे आपको व्यापार या फिर व्यापारी जो है वहाँ पे घूमते हुए देखने को मिलेंगे, राइट। सो दिस इज योर गल्फ ऑफ खंबात यहाँ पे, दिस वन, ओके। सो नेक्स्ट जो है एक तरह से सूरत वाज आल्सो द गेटवे फॉर द ट्रेड विद द वेस्ट एशिया। तो अब ये एक ऐसी जो है हम बोल सकते हैं सिटी थी, यहाँ पे जो है वेस्ट एशिया की तरफ से भी जो है लोग यहाँ पे व्यापार करने के लिए आया करते थे। एंड वो जो है वेस्ट एशिया से गल्फ ऑफ ऑरमोज से होते हुए जो है वो सूरत में पहुंचा करते थे। तो ये आपका हो गया, ये जो पर्शियन गल्फ के आसपास अरेबियन सी में जो है आपका दिस वन इज दी, राइट, ये हो गया आपका ऑरमोज जो स्ट्रेट है यहाँ पे, ओके। तो इसे यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ ऑरमोज बोला जाता है। सूरत को जो है ऐसा भी बोला जाता है कि ये जो है मक्का का एक गेट है, क्योंकि कई सारे जो श्रद्धालु थे वो यहीं से जो शिप्स जाया करती थी तो वो यहीं से जो है वो निकला करते थे। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ए गेट टू द मक्का। तो ये भी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। यूपीएससी कैन आस्क यू डैट की कौन सी सिटी को गेट टू मक्का बोला जाता था, तो इट इज अ सूरत, राइट। एंड जो सिटी थी वो कॉस्मोपॉलिटन थी, मीनिंग जो जितने भी कास्ट एंड क्रीड्स के जो लोग थे, डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड के जो लोग थे वो यहाँ पे रहते थे। एंड 17th सेंचुरी में जो पोर्तुगीज है, डच है, इंग्लिश है, उनकी यहाँ पे फैक्ट्रीज भी थी एंड इवन वेयर हाउसेस भी उन्होंने यहाँ पे बनाए हुए थे। एंड एक इंग्लिश क्रोनाइकलर है ओविंगटन, उन्होंने एक अकाउंट यहाँ पे इस पोर्ट का लिखा था 1689 में। तो वो ये बताते हैं कि अराउंड 100 ऑफ शिप्स जो थी डिफरेंट कंट्रीज की वो यहाँ पे पोर्ट में खड़ी हुआ करती थी, ओके। इतना फेमस हुआ करता था ये। एंड यहाँ पे इस सिटी में कई सारी आपको रिटेल एंड होलसेल शॉप्स भी देखने को मिल जाएंगी, जो कि कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन के कपड़े का व्यापार किया करते थे। एंड जो टेक्सटाइल था सूरत का, जो कपड़ा था यहाँ पे सूरत का, वो अपनी गोल्ड लेस बॉर्डर जो होती हैं, जो कि जरी बॉर्डर होते हैं, उसके लिए काफी ज्यादा फेमस था। एंड इसकी जो मार्केट है वो वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप में आपको देखने को मिलेगी, ओके। एंड देन यहाँ पे स्टेट में जो है कई सारे रेस्ट हाउसेस भी बनाए गए थे, क्योंकि ये एक तरह से मेन ट्रेड सेंटर हुआ करता था, यहाँ पे काफी अच्छी मार्केट भी थी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे व्यापारी आएंगे तो उनकी जो है एक तरह से नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो है रेस्ट हाउसेस भी बनाए गए थे। ऑल ओवर दी वर्ल्ड यहाँ पे जो लोग थे वो आया करते थे एंड इन रेस्ट हाउसेस में आके वो रेस्ट किया करते थे। एंड कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी यहाँ पे अवेलेबल थी, कई सारे प्लेजर पार्क्स भी आप देख सकते हो। एंड एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, एक यहाँ पे महाजन हुआ करते थे जिन्हें काठियावाड़ सेठ बोला जाता था। एंड वो क्या हुआ करते थे, वो मनी चेंजर्स थे। तो उनके काफी बड़े बड़े बैंकिंग हाउसेस भी यहाँ पे आपको सूरत में देखने को मिल जाएंगे। एंड एक तरह से जो सूरत की हुंडीज हैं उन्हें जो है एक तरह से काफी अच्छे से ऑनर भी किया गया है। इजिप्ट में, बासरा जो कि इराक में है, एंड बेल्जियम में जो है इन्हें अच्छे से ऑनर किया जाता था सूरत हुंडीज को, राइट। तो सूरत हुंडीज क्या है इसके बारे में भी देखेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में कि ये हुंडीज क्या है। अब क्या होता है, हुंडी जो होता है वो एक नोट होता है, एक रिटन नोट होता है, रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन। कि जो है यहाँ पे बैंकिंग हाउसेस थे सूरत में, तो एक पर्सन जो है वो यहाँ पे अपने पैसे को डिपॉजिट कर रहा है, तो उसके बदले में वो जो बैंकर है वो उसे एक नोट लिख के दे देगा कि इस पर्सन ने जो है इतने पैसे यहाँ पे जमा करवाए हैं। सो द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन बी क्लेम्ड इन अनदर प्लेस। तो ये जो अमाउंट इस बैंकर के पास जो डिपॉजिट करवाई है, तो जो है वो उस नोट के थ्रू जो है उस अमाउंट को वो पर्सन जो है किसी भी और जगह पे जाके जो है वो क्लेम कर सकता है, ओके। तो ये जो एक तरह से ये जो नोट था वो रिकॉर्ड हुआ करता था कि हाँ मैं इतने पैसे जो है उस बैंकर के पास दे के आया हूँ एंड आप मुझे जो है इस नोट के थ्रू ही जो इतने पैसे मुझे दे दीजिए। वो जो उस नोट के थ्रू जो है उस पैसे को किसी भी कंट्री में जाके जो है वो क्लेम कर सकता है, राइट। हाउएवर सूरत जो है वो बाद में 17th सेंचुरी के एंड में जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके कई फैक्टर्स थे कि वो डिक्लाइन हुआ था।
एक तो यहाँ पे कह रहा था कि मुगल एम्पायर ही डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑब्वियसली मार्केट्स एंड जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। एंड पोर्तुगीज जो है वो इन सी राउट्स को कंट्रोल कर लेते हैं। एंड कंपटीशन जो है वो यहाँ पे बॉम्बे के साथ भी जो है स्टार्ट हो जाता है, वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने अपनी हेडक्वार्टर्स जो है वो बॉम्बे में जाके जो है वो एक तरह से शिफ्ट कर लिए थे 1668 में। एंड टुडे अगर आज की बात करें तो ये एक कमर्शियल सेंटर है, काफी बिजी जो है ये कमर्शियल सेंटर है, राइट। तो बुक में जो है यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है एम्पोरियम की भी। एम्पोरियम क्या होता है? एक ऐसी प्लेस होती है वेयर गुड्स फ्रॉम द डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर जो है एक ऐसी प्लेस होती है यहाँ पे जो है अलग अलग प्रोडक्शन सेंटर से जो चीजें हैं उस प्लेस में जाके लाके जो है उसे खरीदा भी जाता है एंड बेचा भी जाता है चीजों को, राइट। दैट इज नोन एज ए एम्पोरियम। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास मसूलीपट्टनम। तो फिशिंग इन द ट्रबल वाटर्स, तो ये काफ़ी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वाटर वाला एरिया था मसूलीपट्टनम जो है आपका। सो एक तरह से ये डेल्टा के पास लोकेटेड है। एंड जो टाउन है मसूलीपट्टनम का, या फिर इसे मछलीपट्टनम भी बोला जाता है। मछलीपट्टनम क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये फिश पोर्ट टाउन है, काफ़ी फिशिंग जो है राइट वो यहाँ पे मेन लोगों का काम था, तो वो यहाँ पे काफ़ी फिशिंग किया करते थे। तो फिश पोर्ट टाउन की वजह से इसे जो है मछलीपट्टनम भी बोला जाता है। एंड बाद में इसे जो है मसूलीपट्टनम का भी नाम दिया गया था। एंड इट इज लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर, राइट। तो डेट इज वाई जो है ट्रबल वाटर्स जैसे हम बोल सकते हैं कि पानी में ही लोकेटेड है ये जो एरिया है। ओके, तो 17th सेंचुरी में यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। एंड बोथ जो डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज है वो मसूलीपट्टनम एरिया को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो है ये आंध्रा कोस्ट में एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट बन जाता है। तो एक तरह से यहाँ पे मसूलीपट्टनम का फोर्ट जो है वो डचेस के द्वारा ही बनाया गया था। एंड कुतुब शाही रूलर्स जो थे गोलकोंडा के, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे कई सारी रॉयल मोनोपोलीज जो होती हैं ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल्स जो हैं वो इम्पोज कर दी थी, स्पाइसेस के ऊपर जो है इम्पोज कर दी गई थी, सो डैट कि यहाँ पे जो ट्रेड है वो टोटली ईस्ट इंडिया कंपनीज के हाथों में ना चला जाए, तो टैक्स जो है वो इनके पास आता रहे। तो डेट इज वाई उन्होंने जो है रॉयल मोनोपोलीज इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे इम्पोज की थी कुतुब शाही रूलर्स ने। तो कई सारे ट्रेडिंग ग्रुप्स जो है उनके बीच में यहाँ पे जो है आपको इसी एरिया में कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। गोलकोंडा नोबल्स, पर्सियन मर्चेंट्स, तेलुगु कोमाती छेतीस थे, यहाँ पे यूरोपियन ट्रेडर्स थे। तो यहाँ पे कई सारे ट्रेडिंग ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे मसूलीपट्टनम में, जिसकी वजह से जो सिटी है वो काफ़ी पॉपुलस हो जाती है एंड प्रॉस्पेरस भी हो जाती है। तो बाद में मुगल्स ने जब गोलकोंडा को अपने कंट्रोल में कर लिया था, एंड उनका मुगल्स का एक रिप्रेजेंटेटिव था, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनका गवर्नर था मीर जुमला, जो कि एक मर्चेंट ही था। तो वो जो है आप डच एंड इंग्लिश को आपस में लड़ाने का जो काम है वो यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। एंड सो डैट कि वो जो है मसूलीपट्टनम को टोटली अपने कंट्रोल में ना कर सके। एंड 1686 एंड 87 में औरंगजेब जो है वो गोलकोंडा को एनेक्स कर लेते हैं, जो कि मुगल एम्पर थे, राइट। सो अब जब ये जो एरिया है वो मुगल्स के हाथों में आ चुका है, तो यूरोपियन कंपनीज जो है वो ऑल्टरनेटिव्स को जो है फाइंड करने की कोशिश करती हैं कि एक तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है एक न्यू पॉलिसी यहाँ पे रहती है कि ओनली पोर्ट को ही जो है अपने कंट्रोल में करना जो है वो इनफ नहीं है। सो जो हिंटरलैंड है, मीन जो अंदर वाले लैंड है, एक तो पोर्ट्स हो गए राइट, जो कि आपके कोस्टल एरियाज हो गए, एक हिंटरलैंड जो होती है जो कॉन्टिनेंट का जो अंदर वाले एरियाज हैं वहां पे भी हमें जो है प्रोडक्शन सेंटर्स बनाने होंगे, तभी हमें जो है कोई फायदा यहाँ पे होगा। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है ये नई पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है, एंड जो है वो मसूलीपट्टनम के साथ साथ जो है दूसरे ऑल्टरनेटिव्स की तरफ भी जो है देखना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो वो ये सोचते हैं कि हमें पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रोल्स जो है वो सभी को कंबाइन करना होगा, ये सारी चीजें हमें जो है अपने कंट्रोल में लानी होंगी, राइट। तो अब कंपनी के जो ट्रेडर्स है वो बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से जो मसूलीपट्टनम है उसके मर्चेंट्स जो है वो भी लॉस हो जाते हैं, एंड प्रोस्पेरिटी जो है वो भी यहाँ पे डिक्लाइन हो जाती है 18th सेंचुरी में। ओके, एंड टुडे जो है ये नथिंग, एक छोटा सा टाउन है जो मसूलीपट्टनम है, राइट, जो कि एक समय में काफी ज्यादा फेमस हुआ करता था। So with this we have completed the chapter number 6 also, and कुछ और जो है medieval history के बारे में हम यहाँ पे कुछ और जो aspects हैं medieval history के, उसे हम जो है जो chapter number 7 है उसमें cover करेंगे।
राइट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.